कैसे हो प्यारे बच्चों। आपके साथ इंग्लिश का सफर हमारा जारी है और उम्मीद है मेरे को आपने पिछला वीडियो बहुत अच्छे से देखा होगा। अब हमारे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और प्रॉब्लम क्या है, कुछ वाक्य जो है या सेंटेंसेस जो है जिनको हम बनाते हैं ना, तो वो इतने एक्साइटिंग, इतने खूबसूरत नहीं लगते, उनका मीनिंग इतना उभर के नहीं आता। लेकिन जब उसके अंदर हम कुछ स्पेशल फ्रेजेस और आइडियम्स यूज कर देते हैं तो उस भाषा का, उन सेंटेंसेस का निखार और बढ़ जाता है। तो मतलब अगर आपको एनहेंस करना है अपनी राइटिंग को, तो अपनी लैंग्वेज को, तो उसके अंदर इडियम्स और फ्रेजेस मतलब लोकोक्तियां जरूर होनी चाहिए। तो आज हमारा जो चैप्टर है जिसपे हम काम करने वाले वो है इडियम्स एंड फ्रेजेस। इडियम और फ्रेजेस दोनों में फर्क क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, प्लस यूज क्या क्या करना है, क्या क्या उनके मीनिंग्स हैं और मैक्सिमम कितनी आपको इडियम्स और फ्रेजेस याद करनी चाहिए। तो इस चैप्टर में लगभग हमारे पास 300 से ऊपर आइडियम्स और फ्रेजेस हैं। उन सब के मीनिंग्स, उनको कैसे सेंटेंसेस में यूज करना है, ये सब आज आपको बताने वाले हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, एसएससी हो, सीटेट हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, कोई भी, सभी में आपको ये वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं। और वैसे भी आपको अगर अपनी इंग्लिश को इंप्रूव करनी है, चाहे आप एकेडमिक्स ही पढ़ रहे हो, तो ये बहुत जरूरी चीज है जो आपको आनी चाहिए। तो एक ही क्लास में हम सारा कवर करेंगे और जिंदगी भर का जो मेन मेन आइटम्स ऑफ फ्रेजेस हैं उनका आज आपको अनुभव, एक्सपीरियंस और उनकी जानकारी देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आइडियम्स एंड फ्रेजेस हमारा सेकंड वीडियो है ये, और इसके अंदर हम लोग अच्छे से ये सारा करेंगे। तो आइडियम और फ्रेजेस की जब हम बात करते हैं तो अल्फाबेटिकली मैंने यहां पर लिखे हुए हैं सारे के सारे, और अल्फाबेटिकली मैं सबका मीनिंग आपको बताऊंगा और इसके साथ साथ आपको इनके मीनिंग पता होनी चाहिए। मीनिंग के साथ आपको इनको यूज कैसे करना है। और देखो कितनी खूबसूरत ये भाषा को बना देते हैं। आपने नवजोत सिंह सिद्धू को केवल देखा होगा बोलते हुए, या बहुत सारे ऐसे कमेंटेटर्स हैं, बहुत अच्छे ऐसे वक्ता हैं जो ये बार बार आइडियम्स और फ्रेजेस का यूज करते हैं, जिससे क्या होता है उनकी भाषा में बहुत अच्छी लगती है और सुनने में भी मजा आता है। ठीक है, तो आइडियम फ्रेजेस की बात करें तो जैसे कि हमारा पहली जो आइडियम है या फ्रेज है वो क्या है, आई शिल्स हील्स। ठीक है, अब यहां पर क्या है, आइडियम और फ्रेज के बीच का फर्क आपको पता होना चाहिए। आइडियम्स वो ग्रुप है वर्ड्स का जिनका डायरेक्ट वही मीनिंग नहीं होता जो हमें दिखता है, मतलब उनका लिटरली मीनिंग नहीं होता है, बट उनका किसी और कॉन्टेक्स्ट के अंदर मीनिंग होता है। जबकि फ्रेजेस का वही मतलब होता है जो आपको दिखता है। तो लिटरली अगर मीनिंग किसी का है तो वो फ्रेज है, और जिसका मीनिंग नहीं है, किसी कॉन्टेक्स्ट से रिलेटेड है, किसी और कॉन्टेक्स्ट में कहा गया है, वो हो जाएगा आइडियम्स। तो आइडियम और फ्रेजेस हम यहाँ कर रहे हैं। अल्फाबेटिकली अगर चले तो ए से जो स्टार्ट होती है हमारे पास आइडियम्स वो है एशियल्स हील्स। इसका मतलब है कमजोर पक्ष। अगर हम किसी भी इंसान के ऊपर या बोलते हैं एशियस हील टर्म यूज करते हैं तो उसका मतलब है छोटा है लेकिन उसके अंदर कमजोरी बहुत है। दोष हमें उसमें कम नजर आ रहा है लेकिन दोष बहुत बड़ा है, उसको नुकसान बहुत बड़ा हो सकता है, तो हम एशियल्स हील्स वर्ड यूज करते हैं। दूसरा है एड फ्यूल टू फायर। ये हमारी कॉमन लैंग्वेज के अंदर हम यूज करते हैं, आग में घी डालना। ठीक है, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे, एड फ्यूल टू फायर। मतलब किसी भी मामले को और ज्यादा बुरा बना देना। एक तो वैसे मामला बुरा है, उसको और कमजोर कर देना और बुरा बना देना, उसको बोलते हैं हम एड फ्यूल टू फायर। देन है एन आर्म चेयर जॉब। आर्म चेयर जॉब का मतलब है कोई भी आसान, जिसमें आसान नौकरी जिसके अंदर हमें अच्छी इनकम भी मिलती है और काम भी ज्यादा नहीं करना पड़े, उसको हम बोलते हैं एन आर्म चेयर जॉब। ठीक है, हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारे नेता है वो उनका जॉब कैसा है, आर्म चेयर जॉब। देन है एन एक्से टू ग्राइंड। एन एक्से टू ग्राइंड मतलब अगर किसी बंदे का मोटिव या उद्देश्य जो है उसके अंदर उसका अपना स्वार्थ छुपा हुआ है तो हम उसको बोलते हैं एन एक्से टू ग्राइंड। ठीक है, इंग्लिश में अगर इसको समझाना तो कैसे समझाऊंगा, समथिंग डन फॉर सेल्फिश रीजन। अपने निजी कारणों के कारण कोई काम करने को बोलते हैं एन एक्से टू ग्राइंड। देन एन आयरन विल। आयरन विल का मतलब क्या होता है, आयरन विल मतलब आयरन जो है उसको किसके लिए जाना जाता है, ठोस पक्की चीजों के लिए जाना जाता है ना। आयरन पक्का रहता है, काफी देर तक टिकता है, इसलिए किसी ने अगर दृढ़ निश्चय लिया हुआ तो हम बोलते हैं, दृढ़ निश्चय को हम लोग क्या बोलते हैं, आयरन विल, यानी कि स्ट्रॉन्ग विल पावर। एन ओल्ड फ्लेम। ओल्ड फ्लेम मतलब
ओल्ड फ्लेम का मतलब कोई जख्म है जो बहुत पुराना है, जैसे किसी का प्यार हो सकता है ना, कोई रिश्ता हो सकता है जो बहुत पुराना हो, तो बहुत पुरानी चीज जिसका आपसे लिंक हो गहरा, उसको हम बोलते हैं एन ओल्ड फ्लेम। ठीक है, मतलब किसी भी पर्सन की अगर रोमांटिक रिलेशन है पास्ट में, पुराना रिश्ता। उसके बाद एन ओल्ड हेड ऑन, ठीक है, या इसको यंग शोल्डर्स भी बोलते हैं हम लोग, है ना। एन ओल्ड हेड ऑन का मतलब है अपनी उम्र से ज्यादा। ठीक है, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जो लोग होते उम्र में कम है लेकिन उनकी सोच बहुत फॉरवर्ड होती है, अपनी उम्र से ज्यादा सोचते हैं, उन लोगों के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं एन ओल्ड हेड ऑन। मतलब बंदा वही, उसके ऊपर जो शेर है वो पूरा ओल्ड है, समझदार है। ठीक है, एन ओल्ड हेड ऑन यंग शोल्डर्स, छोटे गंदे लेकिन सिर जो है पुराना है, बड़ा है, मतलब उसका दिमाग ज्यादा चलता है अपनी उम्र से ज्यादा। ठीक है, एन ऑलिव ब्रांच, एन ऑलिव ब्रांच का मतलब आपने देखा ऑलिव जो है ओलंपिक्स के अंदर हम यूज करते हैं, और ऑलिव का सिंबॉलिक मीनिंग वो क्या होता है, शांति। अगर आपने किसी को कोई शांति संदेश देना है तो हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हमेशा ऑलिव से, ऑलिव की ब्रांचेस से। तो ऑलिव ब्रांच का मतलब शांति, रिक्वेस्ट, पीस रिक्वेस्ट। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, ठीक है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड जिसको हम आजकल हिंदी में भी बहुत यूज करते हैं हम लोग, कि झगड़े की जड़ तो यही है, तो इंग्लिश में उसको क्या बोलेंगे, एप्पल डिस्कॉर्ड, झगड़े की जड़। ठीक है, एप्पल ऑफ वंस आई, मतलब किसी का बहुत प्यारा, है ना, किसी की आंखों का तारा, हिंदी में बोलते हैं आंखों का तारा। आंखों का तारे को इंग्लिश में सेम एज इट इज नहीं बोलते, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एप्पल ऑफ वंस आई। मतलब जैसे कोई बच्चा अपनी माँ का बहुत दिला बोले, ही इज एप्पल ऑफ हर मदर्स आई। एप्पल पाई ऑर्डर, एप्पल पाई ऑर्डर मतलब सब कुछ सिस्टम में होना, सब कुछ ठीक हालात में होने को हम क्या बोलते हैं, एप्पल पाई ऑर्डर। अगला है एट ए लॉस, एट ए लॉस का मतलब निर्णय ना ले पाना, मतलब आप अगर कोई आप डिसीजन ले ही नहीं पाते तो आप क्या बोलोगे, आई एम एट अ लॉस। एट ए पिंच, एट ए पिंच का मतलब किसी मुसीबत में होना, किसी समस्या में होना, उसको बोलते हैं एट ए पिंच। ठीक है, जैसे आप परेशान हो, आप किसी समस्या में, तो आप क्या बोल सकते हो, आई एम एट ए पिंच। एट आर्म्स लेंथ, ठीक है, मतलब किसी चीज को दूर रखना, तो अपने से दूर रखने को हम क्या बोलते हैं, एन एट आर्म्स लेंथ। ठीक है, किसी से दोस्ती नहीं रखना। एट डैगर्स ड्रॉन, एट डैगर्स ड्रॉन मतलब किसी को देख के अगर आपकी तलवारें निकली रही तो हम बोलेंगे वो क्या है, डैगर्स ड्रॉन, मतलब कट्टर दुश्मन होना, एट डैगर्स ड्रॉन। ठीक है, एट ईज सिंपल है, एट ईज मतलब चिंता रहित, आसानी से, कंफर्टेबली कोई चीज को, लाइफ को जीना, उसको बोलते हैं एट ईज। ही इज एट ईज मतलब वो चिंता रहित है, उसको कोई टेंशन है नहीं। जैसे छोटे बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं, एट ईज होते हैं, उनको ज्यादा परेशानी नहीं होती। उसके बाद है एट वंस फिंगर्स एंड, फिंगर्स एंड मतलब उंगलियों पे कोई चीज, मतलब पूरी जानकारी होने को बोलते हैं एट फिंगर्स एंड। ठीक है, द होल टॉपिक वाज एट हिज फिंगर्स एंड, मतलब पूरा टॉपिक उसको अच्छे से पता था। एट वंस विट्स एंड, एट वंस विट्स एंड मतलब चकित कर देना, कंफ्यूज्ड, पजल्ड, परेशान, उसको हम बोलते हैं एट वंस विट्स एंड्स। उसके बाद ये बड़ी अच्छी फ्रेज है अगली, एट सिक्सेस एंड सेवंस। एट सिक्सेस एंड सेवंस का मतलब है कि कोई चीज बहुत व्यस्त है, अस्त व्यस्त रहना, हमेशा बिजी रहना, उसको बोलते हैं एट सिक्सेस एंड सेवंस। आसान थे, ये तो है कि बार बार आपको इनको यूज करना पड़ेगा सेंटेंसेस में, अगर बार बार आप यूज करोगे तो बहुत आसानी से आ जाएगा। जैसे आप कुछ भी मेरे को बताओ तो मैं फटाक से आपको यूज कर दूंगा। एन आयरन विल, दृढ़ इच्छा शक्ति है ना, तो ही इज अ मैन विद एन आयरन विल, मतलब उसकी जो इच्छा शक्ति है बहुत अच्छी है, हमें बोल सकते हैं ना। ठीक है, अगली फ्रेजेस की हम लोग बात करें तो ये लगभग ए से होने वाली सारी फ्रेजेस मैंने आपको बता दी है। अब चलते हैं बी से स्टार्ट होने वाली फ्रेजेस की तरफ। जैसे है बैड ब्लड, है ना, बैड ब्लड किसको बोलते हैं, गुड ब्लड, बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब होता है किसी के साथ दुश्मनी, एनिमिटी, शत्रुता, मतलब एट क्या चीज, बैड ब्लड। बैड ब्लड का मतलब हो गया किसी का दुश्मनी रखना। ठीक है, उसके बाद है बैग एंड बैगेज, ये बहुत अच्छी है, ये बहुत अच्छी फ्रेज है, इसको कहीं भी यूज कर सकते हो इस आइटम्स को। बैग एंड बैगेज मतलब बोरिया बिस्तर समेत, जैसे कहते हैं मैं तेरे को बोरी बिस्तर के समेत बाहर फेंक दूंगा, तो आई विल फायर यू विद बैग एंड बैगेज, ऐसे बोल सकते हो आप लोग। ठीक है, बेकर्स डजन, बेकर्स डजन का मतलब क्या हुआ,
13 इन नंबर, बेकर्स डजन। वैसे हम लोग कैसे गिनते हैं, डजन मतलब 12 होता है, लेकिन अगर बेकर्स डजन लिखा हो तो मतलब 13। उसके बाद है बी बॉर्न विद ए सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, बहुत ज्यादा यूज होती है फ्रेज, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। मतलब अगर कोई ऐसे लिखता है कि वो तो बचपन से मुंह में चांदी का चम्मच लेके पैदा हुआ है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो बचपन से ही रईस है, अमीर है, धनी परिवार में है वो, ठीक है। अगर कोई रिच फैमिली में पैदा होता है तो उसको बोलते हैं ही इज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। देन बी इन द ड्राइविंग सीट, मतलब अगर आप ड्राइविंग सीट में, मतलब पूरी गाड़ी की जिम्मेदारी आप पे होती है, तो इसका मतलब अगर आप कहीं की सारी जिम्मेदारी अपने पे लेते हो तो मतलब आप ड्राइविंग सीट पे हो, मेन वहां के कर्ता धर्ता आप हो, तो उसको हम बोलते हैं ड्राइविंग सीट पे होना। बी इन, ये बहुत अच्छी है आइडियम, कुछ जो आइडियम्स उनके ऊपर मैं स्टार लगा रहा हूँ, मतलब बहुत ज्यादा यूज होती हैं, आपको आम दिखती रहती है ना, ठीक है। बियर द बर्ंट ऑफ, ठीक है, बियर द ब्रंट ऑफ मतलब परिणाम भुगतना, ठीक है, किसी भी चीज के परिणाम के लिए तैयार रहना, उसको बोलते हैं बियर द ब्रंट ऑफ। नेक्स्ट है बीट अबव द बुश, ये बड़ा अच्छा, बीट अबाउट द बुश मतलब घुमा फिरा के बात करना, असली मुद्दे पे नहीं आना, उसके आसपास की सारी बातें करना, उसको बोलते हैं हम लोग बीट अबाउट द बुश। तो कभी कभी बोलते हैं मेरे को सही सही बात बता, तू इधर उधर की बातें क्यों कर रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, व्हाई आर यू बीटिंग अबाउट द बुश, टेल मी द ट्रूथ, ऐसे बोल सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि घुमा फिरा के बातें करना, सही मैटर में नहीं आना। अच्छी है, ये बहुत अच्छी आइडिया है। देन है बीट ब्लैक एंड ब्लू, ये भी बहुत अच्छी है। बीट ब्लैक, मार मार के लाल पीला करने को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बीट ब्लैक एंड ब्लू, मतलब बहुत ज्यादा किसी की पिटाई करना, ठीक है। उसके बाद है बीट हॉलो, बीट हॉलो मतलब आसानी से, अगर कोई चीज भरी है तो उसको मारना बीटना मुश्किल होता है, तो इसलिए बीट हॉलो का मतलब कोई जो चीज आसानी से हो जाए, ठीक है। उसके बाद है बैक एंड कॉल, बैक एंड कॉल का मतलब होता है बिल्कुल ऑर्डर में किसी चीज का रहना, आपकी आज्ञा में रहना, उसको बोलते हैं बैक एंड, ठीक है। फिर ये बेड ऑफ रोजेस बहुत यूज आपने देखा होगा, काफी आपने नॉवेल्स में पोइम्स में पढ़ा होगा। बेड ऑफ रोजेस मतलब कंफर्टेबल अच्छी सिचुएशन में होने को बोलते हैं बेड ऑफ रोजेस, मलमल के गद्दे पे, है ना, वही सेम चीज है। देन बेड ऑफ थॉर्न, इसका ऑपोजिट हो जाएगा, तकलीफ के अंदर होने को हम क्या बोलते हैं, बेड ऑफ थॉर्न, एक दूसरे के ऑपोजिट हैं दोनों आइडियम्स, बेड ऑफ रोजेस और बेड ऑफ थॉर्न्स एक दूसरे के ऑपोजिट हैं दोनों। उसके बाद है बैगर डिस्क्रिप्शन, मतलब एक ऐसा आदमी जिसके पास कोई रिसोर्स है ही नहीं है, कोई स्रोत ही नहीं है किसी चीज को, तो उसको बोलते हैं बैगर डिस्क्रिप्शन, मतलब बिना, जिसके पास कुछ है ही नहीं उसकी डिस्क्रिप्शन करना, है ना। बेल द कैट, ये बड़ा आपने सुना कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, मतलब जोखिम कौन लेगा, मुश्किल वाला काम कौन करेगा, उसको बोलते हैं कैट, उसको बोलते हैं बेल द कैट, बिल्ली को घंटी कौन बांधेगा ना। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी मतलब दो परेशानियों के बीच में, जिसको कहते हैं आगे कुआं पीछे खाई, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग हिंदी में, उसी को इंग्लिश में बोलते हैं बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, तो दोनों मुश्किल सिचुएशनों के बीच में होना। बिग गन, बिग गन का मतलब होता है जो बहुत बड़े बड़े काम कर डाले, ठीक है, ऊंची पहुंच वाला आदमी, मतलब जैसे आपने देखा जिसकी बहुत ज्यादा शहर के अंदर बाकी भी होती है, बहुत लोग उसको जानते हैं, तो उसको बिग गन बोलते हैं, ठीक है, ही इज बिग गन ऑफ द सिटी, ऐसे बोल सकते हैं हम लोग। देन है बर्ड ऑफ पैसेज, ठीक है, इसका मतलब है जो कभी कभी आना, ईद का चांद जिसको हम बोलते हैं, वो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बर्ड ऑफ पैसेज, मतलब ईद का चांद कभी कभी। ये भी बहुत अच्छा है। अगला बर्ड्स आई व्यू, मतलब जैसे जो बाज होता है या जो बड़े हाइट पे उड़ते हैं बर्ड्स, वो ऊपर से सारी मैक्सिमम चीज को देख सकते हैं, तो उनका जो व्यू बहुत बड़ा होता है, ठीक है, ओवरव्यू, बहुत बड़ा क्षेत्र को इकट्ठा देख लेना, किसी भी सिचुएशन को बहुत दूर से अच्छे से समझ लेना, उसको बोलते हैं बर्ड्स व्यू, ठीक है, ये बर्ड्स आई व्यू। देन है बर्ड ऑफ फेदर, बर्ड्स ऑफ फेदर मतलब सेम, जिस एक ही थाली के चट्टे बट्टे जिसको हम हिंदी में बोलते हैं, वही यहाँ पर क्या है, जिनकी सोच एक जैसी हो, उनको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बर्ड्स ऑफ फेदर। उसके आगे है बाइट द डस्ट, मतलब पराजित होना, बाइट द डस्ट मतलब धूल चटा देना, सुना है ना आपने, उसी का यहाँ पर इक्विवेलेंट है इंग्लिश के अंदर, बाइट द डस्ट। ब्लैक शीप, ठीक है, ब्लैक शीप क्या होता है, एक ऐसा आदमी जो
पूरे के पूरे ग्रुप को शर्मिंदगी में डाल दे, उसका कारण बने, उसको बोलते ब्लैक शीप, कि तेरे कारण हम सबको भुगतना पड़ा, मतलब यू आर द ब्लैक शीप। नेक्स्ट, ब्लाइंड एले, ठीक है, एक ऐसा काम जिसके आप कर रहे हो लेकिन उसमें आगे कोई अच्छी पॉसिबिलिटीज नहीं है, आपको आगे कोई फायदा नहीं होने वाला, तो ऐसे काम को हम क्या बोलते हैं, ब्लाइंड एले, ठीक है। फिर ब्लाइंड डेट, ब्लाइंड डेट मतलब किसी स्ट्रेंजर से या किसी अनजान आदमी से मिलना, उसको बोलते हैं ब्लाइंड डेट। ये आपने काफी सुना होगा ब्लाइंड डेट, तो जिन पे भी मैंने स्टार लगाए काफी कॉमनली यूज होते हैं हमारे ये सारे के सारे आइडियम्स, और बहुत अच्छे भी हैं और इजी भी हैं, आपको याद करना, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम चले आगे तो अगला है हमारा बोन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। बोन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज मतलब छिपा हुआ वरदान। छिपे हुए वरदान को हम लोग क्या बोलेंगे, बोन ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, छुपा हुआ वरदान। बॉसम फ्रेंड मतलब जिगरी यार, जिगरी दोस्त को हम, फास्ट फ्रेंड को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, बॉसम फ्रेंड। ये भी आपने बहुत सुना होगा, ब्रेक द आइस, ब्रेक मतलब चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ना, उसको बोलते हैं ब्रेक द आइस। ब्रेथ वंस लास्ट मतलब अपनी अंतिम सांस लेना, जिसको हम बोलते हैं मतलब मर जाना, है ना। उसके आगे हमारा ब्रॉड डे लाइट, ब्रॉड डे मतलब दिन दहाड़े, दिन दहाड़े लूट, आम वर्ड जो हम सुनते रहते हैं ना, तो इसको क्या होगा, ब्रॉड डे लाइट, दिन के उजाले में, है ना। ब्रोकन डीड, ब्रोकन डीड का रीड का, ब्रोकन रीड का मतलब क्या होता है, एक ऐसा इंसान जिसके ऊपर विश्वास नहीं कर सकते, नॉट रिलायबल, अनरिलायबल पर्सन, जो उसको बोलते हैं ब्रोकन रीड। ब्राउन स्टडी मतलब डीप थॉट, ठीक है, अगर कोई बहुत गहराई से सोचते तो बोलेंगे ब्राउन स्टडी उसकी। बुल इन द चाइना शॉप, अच्छा है ये अपने याद करना है। बुल इन द चाइना शॉप मतलब जो किसी जगह के अनुकूल ना हो, ठीक है, मतलब सिचुएशन के हिसाब से ना हो, मतलब सिचुएशन के हिसाब से उल्टा कोई रिएक्ट कर रहा हो या एक्ट कर रहा हो या बिहेव कर रहे तो हम उसको बोलेंगे बुल इन द चाइना शॉप, ठीक है। बर्न ए होल इन द पॉकेट, बर्न ए होल इन द पॉकेट मतलब जल्दी जल्दी अपने पैसे खर्च करना। वंस फिंगर्स मतलब खुद अपना नुकसान करना, अपने हाथ खुद जला लेना, मतलब यही होता है ना हिंदी में बोलते हैं, तो उसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, वंस फिंगर्स मतलब खुद का नुकसान कर लेना। देन बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, दोनों तरफ से अगर मोमबत्ती को आप जलाओगे तो जल्दी जल्दी मोमबत्ती मेल्ट हो जाएगी, मतलब फिजूल खर्ची करना, जल्दी जल्दी से खर्च करने को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स। ये भी बहुत अच्छे है। बर्न द मिडनाइट ऑयल मतलब देर रात तक मेहनत करना, जैसे बच्चा अगर बहुत रातों पढ़ता है तो हम क्या बोलेंगे, ही इज बर्निंग द मिडनाइट ऑयल, रात तक लेबर करना, पढ़ना। उसके बाद है बर्निंग क्वेश्चन मतलब हॉट इशू, ज्वलनशील, करंट इशू जो बहुत इस टाइम चल रहा है, चर्चा में है, उसको बोलेंगे बर्निंग क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद आपने ये बड़ा अच्छा सुना होगा, बाय हुक और बाय क्रुक, सही या गलत किसी भी तरीके से किसी चीज को पा लेना या कर देना, उसको हम बोलते हैं बाय हुक और क्रुक, है ना। क्या बोलते हैं उसको, आम दाम दंड भेद, किसी भी तरीके से हासिल कर लेना, उसको बोलते हैं हुक और क्रुक, यानी कि गलती या किसी भी तरीके से हासिल कर लेना। बाय लीप्स एंड बाउंड, बड़ी अच्छी ये फ्रेज है, लीप्स एंड बाउंड मतलब दिन दूनी और रात चौगनी, मतलब बहुत जल्दी जल्दी तरक्की करने या कुछ भी करना, उसको बोलते हैं लीप्स एंड बाउंड्स। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, बाय विस्कर, बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ मतलब थोड़े से ही टाइम में ना, थोड़े से अंतराल से, नैरोली जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। कैरी द कोल टू न्यू कैसल मतलब फालतू में कोई मेहनत करने को हम बोलते हैं कैरी द कोल टू द न्यू कैसल। कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन मतलब कहते हैं ना बंदर के हाथ में नारियल मुंड, है ना, मतलब जिसको कोई लेना देना नहीं उसकी चीज में, रॉन्ग पर्सन के हाथ में सही चीज दे देने को बोलते हैं कास्ट पर्ल्स बिफोर स्वाइन। कैसल्स इन द, ये बड़ा सुना होगा ना, वो हवाई किले बनाना, वो तो हवाई किले मतलब जो रियलिटी में ना हो वो सोचते रहना, डे ड्रीम को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, कैसल्स इन द एयर। कैट एंड डॉग लाइफ मतलब कुत्ते बिल्ली वाले, मतलब वो हमारे इनका ये मानना है कि कुत्ते और बिल्ली इकट्ठे नहीं रह सकते, मतलब ट्रबलसम। कैट एंड डॉग लाइफ मतलब हमारी कुत्ते बिल्लियों वाली जिंदगी होगी है, मतलब जिंदगी में बहुत झंझट हो रहा है, कलह हो रही है ना, तो जो कलह भरा वो जीवन है उसको बोलते हैं कैट एंड डॉग लाइफ। उसके बाद है कैच अ टर्टल, इसका मतलब होता है किसी भी परेशानी के साथ सामना होना, बहुत बड़ी परेशानी के साथ आपका सामना होना, ठीक है,
ठीक है, तो ये जितने भी यहाँ पर मेन आपके इडियम्स और फ्रेजेस थे ये मैंने आपको बताए हैं। देन हम चलते हैं आगे। तो होप कि आपको अच्छे लग रहे होंगे सारे के सारे। ये फ्रेजेस और इडियम बहुत लंबी होती है, इनको आपको याद करना पड़ता है, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब आपको समझ आता है, क्योंकि यूज से ही समझ आते हैं, ये सिर्फ रटने से नहीं आएंगे। ठीक है, देन है क्रॉसवर्ड्स। क्रॉसवर्ड का मतलब होता है लड़ना, आपस में शब्द आदान प्रदान करना, वो बोलेगा फिर उसने बोलना, फिर उसने बोला, उसको बोलते हैं क्रॉसवर्ड। दे आर क्रॉसिंग वर्ड्स विद ईच अदर या क्रॉसवर्ड। ठीक है, तो आपस में लड़ना। कैरी फॉर द मून। कैरी फॉर द मून मतलब कोई ऐसी चीज है असंभव जिसको आप पाना चाहते हो, तो हम बोलते हैं ही इज क्राइंग फॉर द मून। ठीक है, चांद के लिए जिद करना, ये मतलब उसका हिंदी में। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आती है, मतलब व्यर्थ में ही पछताने को हम क्या बोलते हैं, क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। कट अ सॉरी फिगर। कट अ सॉरी फिगर का मतलब है कि आपने परफॉर्मेंस अच्छे से नहीं देना, अच्छे से अपना असर ना छोड़ना। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास कट बोथ वेज, मतलब दोनों साइड से, आप इसके फेवर में भी इसके फेवर में कोई स्टैंड नहीं ले रहे, तो उस टाइम पे हम क्या टर्म यूज करते हैं, कट बोथ वेज। कट नो आइस, मतलब अपना कोई भी असर ना डालना, अपना कोई इंप्रेशन, अपना कोई प्रभाव ना डालने को हम बोलते हैं कट नो आइस। कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ, मतलब जितनी चादर उतने पैर, हिंदी में होता है ना हमारा, उसी का इक्विवेलेंट है कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ। अपने पास जो चीज है उनके अकॉर्डिंगली चलना, उसको हम बोल सकते हैं कट वंस कोट अकॉर्डिंग टू वंस क्लोथ। डांस टू वंस ट्यून, किसी की ट्यून के ऊपर डांस करना, मतलब किसी की सारी बातें मानना, उसका हुक्म मानना। डार्क हॉर्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आती है। डार्क हॉर्स का मतलब क्या होता है, एक ऐसे आदमी जिसमें आपको लग रहा था कि ये आदमी तो जीत ही नहीं सकता, लेकिन वो जीत जाता है, अनएक्सपेक्टेड जीत जो हो जाती है उसको बोलते हैं डार्क हॉर्स, जो आदमी वो जीतता है। तो ठीक है, तो हम आपने बहुत सारे मैचेस देखते हैं आईपीएल में या कभी भी, तो हम बोलते हैं वो वाली टीम के डार्क हॉर्स, मतलब वो शायद जीत जाएगी, लग नहीं रहा लेकिन जीत जाएगी वो। ठीक है, उसके बाद है डेड लेटर। डेड लेटर मतलब अभी एक ऐसा कानून या जो कभी लागू था लेकिन अब उसका कोई फायदा नहीं, अब वो डेड है, मतलब एक ऐसी चीज जो कभी थी यूज के अंदर लेकिन अब वो किसी भी यूज की नहीं रही, तो हम बोलेंगे डेड लेटर। ठीक है, डाई डॉग्स डेथ, मतलब शर्मिंदगी में मौत, मर जाना, मतलब शेमफुल डेथ होना, है ना। डाई इन हार्नेस, मतलब काम करते करते ही मर जाना, अभी आप काम से बाहर रिटायर नहीं हुए, ठीक है, काम में ही आप मर गए, तो उसको बोलेंगे डाई इन हार्नेस। डॉग इन द मेंजर, मतलब जो दूसरों को सुख भोगने नहीं देता, ठीक है, क्योंकि उसको पता है मेरे काम का नहीं था, मैं तेरे को भी नहीं करने दूंगा, उसको बोलते हैं डॉग इन द मेंजर। डोंकीज ईयर, मतलब बहुत टाइम के बाद, काफी समय के बाद जो होता है उसको बोलते हैं डोंकीज ईयर। ठीक है, ड्रॉ अ लाइन, मतलब कहते हैं ना हम अपने और मेरे बीच में एक मर्यादा की लकीर खींच, मतलब ड्रॉ अ लाइन, मर्यादा रखना बीच में। डक इन अ थंडर स्टॉर्म, मतलब डक इन स्टॉर्म का मतलब व्यथा में, पेनफुल कंडीशन में, दुख में, उसको बोलते हैं डक इन द थंडर स्टॉर्म। ठीक है, ईगल आई मतलब बहुत तेज नजर वाला। ईट हम्बल पाई, मतलब हम्बल वर्ड आ गया ना, तो ईट हम्बल पाई मीन्स शर्मिंदगी झेलना। ईट वंस वर्ड्स, ये बड़ा अच्छा है, अपने शब्द वापिस लो, बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं ईट वंस वर्ड्स, अपने शब्द वापिस लो। एल्बो रूम, एल्बो रूम मतलब आपको अगर स्पेस दे रहा हूं मैं कि आप आराम से अपना काम खुल के करो, तो उसको बोलेंगे एल्बो रूम। एंड इन स्मोक, मतलब कोई रिजल्ट नहीं निकलना। एंड इन स्मोक, वैसे तो यहां से जो शब्दों का मतलब वो ये निकल रहा है कि एंड में धुआं हो जाना, धुआं मतलब जिसका कोई रिजल्ट ही नहीं निकला, तो हम बोलेंगे एंड इन स्मोक। एस्केप वंस लिप्स, हम कहते फिसल गई, मेरे होंठ फिसल गए, मेरी जुबान फिसल गई, तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एस्केप वंस लिप्स, मतलब बोल जाना, निकल गया मुंह से निकल जाना। ठीक है, तो ये तो बहुत अच्छे अच्छे इडियम्स हैं और आपके पास फ्रेजेस हैं जिनके मीनिंग मैं आपको बता रहा हूँ और पीछे की कहानी भी साथ साथ में कहीं कहीं सुना रहा हूँ, तो ये अपने अच्छे से याद रखने हैं। तो इसी तरीके से हम लोग ये फ्रेजेस करते रहेंगे। फ्रेजेस जो है ना,
ये इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपने कोई सी सेंटेंस को साधारण तरीके से बनाया तो उसको पढ़ने का मजा नहीं आता किसी स्टोरी किसी पोइम के अंदर। और जो मैंने भी अपनी बुक लिखी थी तो मैंने भी काफी सारी फ्रेजेस उसमें यूज की थी अपनी पोइट्री में। अच्छा लगता है जब भी आप यूज करोगे उसमें उसकी लय अच्छी बनती है, मीनिंग उभर के आते हैं और उसको जो है एक श्रृंगार मिलता है किसी भी पोइम को या किसी भी राइटिंग को। तो बहुत जरूरी होता है आइडियम्स एंड फ्रेजेस यूज करना, ठीक है। अच्छा अब देखो, फाइट शाई ऑफ मतलब टाल देना किसी चीज को बोलते हैं फाइट शाई ऑफ। फिश इन ट्रबल्ड वाटर मतलब किसी की मुसीबतों में फायदा ले लेना, किसी की मुसीबतों में आपने अपना अफसर ढूंढ रहा उसको बोलते हैं फिश इन ट्रबल्ड वाटर। फिश आउट ऑफ वाटर मतलब बहुत कष्ट में होना, उसको बोलते हैं फिश मतलब मछली जब पानी से बाहर निकली तो कष्ट ही होगा, तो सेम वो लिखा हो यहाँ पर फिश आउट ऑफ वाटर मतलब मेरी आजकल लाइफ है फिश आउट ऑफ वाटर मतलब बहुत कष्ट में हूं मैं। फ्लाई इन द ऑइंटमेंट मतलब असुविधा होना आपको। ये सारे के सारे सेम मीनिंग है लगभग ना इन सब के। फूल्स पैराडाइज बहुत ज्यादा यूज होता है, झूठी उम्मीद में खुश रहने को बोलते हैं ही इज इन फूल्स पैराडाइज मतलब है नहीं है लेकिन वो ऐसा लग रहा है उसको, ऐसा है नहीं, ठीक है। उसके बाद है 40 विंग्स मतलब झपकी, झपकी लेना छोटी सी नींद आ जाने को बोलते हैं 40 विंग्स, ठीक है। फैंसी प्राइस मतलब मुंह मांगी कीमत को बोलते हैं फैंसी प्राइस।